Hello students, welcome to online classes for quantum mechanics. This is lecture 4 in which we will study about black body radiation spectrum, photoelectric effect and photon. What we have discussed in earlier lectures, we have discussed about the various kind of spectrums. We have seen what is the hydrogen spectrum, what is the spectrum of sodium light, what is the spectrum of mercury light, what is the spectrum of laser and what is the spectrum of sun. And now we know that what is the continuous spectrum and what is the discrete spectrum. Now main thing is, now we have to explain all kind of spectrums ki why we are getting in some situations, like in case of hydrogen we are having line spectrum, in case of sun we are having the continuous spectrum. Now we have to explain mathematically. ठीक है, तो अब हम वही स्टार्ट करते हैं बच्चों मैथमेटिकली. तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, आपके सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स में जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो आपका ओवरव्यू है. ओवरव्यू का मतलब क्या है कि वाई वी नीड टू हैव क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स से कौन सी आपकी मैकेनिक्स थी? सबसे पहले आपकी सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी बच्चों. न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या था? F इज इक्वल टू ma. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेरियस मटेरियल ऑब्जेक्ट. जैसे आपके मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, आपकी बॉल है, आपका प्लेनेट है, आपकी कार है, आपकी बस है, हम उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो न्यूटोनियन मेथड से निकाल सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं. लेकिन जैसे ही आपकी मल्टी बॉडी, अगर बहुत सारी बॉडीज हो जाएंगी, तो बहुत सारी बॉडीज के लिए आपको पता है कि जैसे एक रूम के अंदर आपकी 1000 बॉल्स हैं, तो आप उसके लिए फिर अगर हम हर बॉल के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे थोड़ा सा मुश्किल है. तो वहां पे आपका नाउ दैट मैकेनिक्स इज चेंज्ड इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आपने किया? हैमिल्टोनियन मेथड्स, लैग्रेंजियन इक्वेशंस. और क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आपका होता है क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं. बेसिकली मैकेनिक्स तो वो नहीं रही, आपका मैक्सवेल थ्योरीज. मैक्सवेल ने क्या दिया था बच्चों कि जो आपकी लाइट है, लाइट की कैसी नेचर है कि लाइट की एक वेव नेचर. और कौन सी वेव नेचर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाउ लाइट एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और वही हम मान के देन ओनली वी कुड एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन फिनोमेना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, एन स्लिट डिफ्रैक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे वो हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू एज्यूम दैट लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये क्लियर है बच्चों? ये सारा क्लासिकल फिजिक्स में आता है, मैकेनिक्स है और हमने उसको बोल दिया क्लासिकल फिजिक्स. क्लियर बच्चों? अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, अब एक चीज देखो, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, और भी बहुत सारे फेलियर्स रहे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जैसे मेनली जो हम डिस्कस भी करेंगे. तो मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कई बार यही आ जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. तो आप बताओगे क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन क्वांटम इफेक्ट, and classical mechanics could not explain the exact nature of light. नहीं, whether it is a wave nature or whether it is a particle nature. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तभी तो जो कंसेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी. तो हम वही देखेंगे कि वो कंसेप्ट का रिवीजन कैसे हुआ और कैसे हमारे पास जो मैथमेटिकल चेन आई क्वांटम मैकेनिक्स की. क्लियर बच्चों? तो सेकंड आपका लिखा हुआ है जो वर्ड सिलेबस में, बाउंड्री बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिनोमेना. मैंने बताया क्लासिकल फिनोमेना आपको सारे बताए, क्लासिकल जो अभी क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. अब जो क्वांटम फिनोमेना, क्वांटम में तो आप करेंगे ही, जैसे अब आगे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन आप करेंगे, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सप्लेनेशन करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे. अब डिफरेंस क्या, देखो बाउंड्री क्या है. क्लासिकल फिजिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक, देखो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है बच्चों? मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब थोड़ा सा बड़े हैं, यानी आपके वो हमें दिख सकते हैं, आपकी बॉल्स हैं, नहीं आपके प्लेनेट्स हैं, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है. ठीक है?
अब आपका जो क्वांटम आपकी फिजिक्स है वो किस पे एप्लीकेबल होगी? आपको पता है कि जैसे ही हम छोटे से वर्ल्ड में गए, छोटे से वर्ल्ड को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? जब हम गए आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर, हमने क्या बोला भाई? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। तो जब हम उसके अंदर गए तो वहां पे जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल थे ही नहीं, वहां जाके वो इनवैलिड हो जाते हैं बच्चों। तो इनवैलिड हो जाते हैं, तभी हमें नए रूल्स की जरूरत पड़ी ना, नए लॉज की जरूरत पड़ी ना, तभी आपका वहां क्वांटम फिजिक्स बना। अब बात आती है कि व्हाट इज द बाउंड्री? बाउंड्री क्या है? बाउंड्री तो साइज एक है ही, लेकिन एक वर्ड की और बाउंड्री है बच्चों। बाउंड्री बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम इज एच। अब एच, बहुत से बच्चे सोचे जी एच क्या? एच तो एक अल्फाबेटिकल वर्ड है, लेकिन बच्चों देखो आप +2 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अब तक भी पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल डायनामिक्स में भी आपने किया होगा। जो एच है, एच एक प्लैंक्स कांस्टेंट है। वही हम देखेंगे कि आता कैसे है। एच आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इज अप्रॉक्सीमेटली 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये देखो -34, 10⁻34, यानी एक से कितना छोटा है आप फील कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है बच्चों। तो जब हम ये, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं तो H वहां पे कंसिडरेबल वैल्यू आएगी H की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, अदरवाइज आपने एनर्जीज तो जूल में भी सुनी थी ना, लेकिन जब आप एटम्स के केस में जाते हैं तो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। तो वहां पे जो डिफरेंस आता है क्लासिकल और क्वांटम का, वो इसे एक वर्ड की वजह से आता है, H की वजह से। सो द मेनली H इज द बाउंड्री बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। ये क्लियर है बच्चों? हम ये देखेंगे कि जो आपका H है वो आता कैसे है, इसका इवन जो नंबर है। अब कोई बच्चे सोचते होंगे ना कि इतना स्मॉल नंबर निकाला किसने, ये कैसे आया, ये अपने आप दिमाग में आ गया या ये कुछ एक्सपेरिमेंट से आया? तो बच्चों इसीलिए देखो ये नंबर है, ये प्रोसेसेस है, और उन प्रोसेसेस की अब हम करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो केयरफुली करना बच्चों इसको, ठीक है? तो अब हम क्लासिकल से हमें क्वांटम में क्यों जाना पड़ा, तो उसी का हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या है बच्चों। देखो हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि अ पर्टिकुलर बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ। नहीं, एक ऐसी बॉडी जो आपकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो ब्लैक बॉडी, क्योंकि सब उसने एब्जॉर्ब कर लिया, हर वेवलेंथ को, हर फ्रीक्वेंसी को। तो इन रिवर्स क्या होगा? विच कैन इमिट ऑल द वेवलेंथ। ये भी बात क्लियर है ना? अ पर्टिकुलर बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ। अब ऑल कैसे आएंगी कि ये देखो, सपोज वी आर हैविंग अ बॉल विद अ होल, एक होल यहाँ पे हो गया है, आपका बॉल है यहाँ पे, ये बॉल की बाउंड्री है। अगर कोई भी आपकी लाइट आएगी, देखो इसके अंदर लाइट आई, तो जैसे ही अंदर लाइट आएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके ये लाइट अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चों, ठीक है? ये देखो एक आइडियलाइज, दिस इज द आइडियलाइज हमने किया ब्लैक बॉडी। आइडियलाइज का मीन्स अ पर्टिकुलर बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ। कोई भी वेवलेंथ आए इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर वो एब्जॉर्ब कर सकती है तो इमिट भी कर सकती है। और इमिट कैसे करेगी? इमिट आपको पता ही, जैसे हमने लास्ट में दिखाया था ना। एग्जाम्पल क्या है ब्लैक बॉडी के? एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडीज आर सन, आपका मैंने बोला था टंगस्टन बल्ब, जो पिछली बार मैंने बल्ब का स्पेक्ट्रम दिखाया था ना, वो आपका क्या था? वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। कंटिन्यूअस मींस वी आर गेटिंग द एनर्जी और इंटेंसिटी एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज और एट ऑल द वेवलेंथ, ठीक है बच्चों? तो जो हम अब जो स्पेक्ट्रम बात आई, देखो ब्लैक बॉडी तो हमें पता चल गया कि विच कैन इमिट्स और विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब बात आई रेडिएशन तो वही है, रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रम आपको पता ही है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, वेरियस वेवलेंथ। इफ वी वांट टू प्लॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, तो आपका स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा बच्चों? ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉब्लम रही है पिछले टाइम की, स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में आपका एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वेवलेंथ, ये यहाँ इंक्रीज वेवलेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी भी आप ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग दिस साइड,
क्लियर? वेवलेंथ को हम यहाँ पे स्केल लेंगे, फ्रीक्वेंसी का इस तरफ स्केल लेंगे, सपोज दिस इज द ओरिजिन, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी की, यानी इंटेंसिटी मतलब समझते हो ना कि कितनी ब्राइटनेस है, कितनी चमक है, उसको हम क्या बोल देंगे? इंटेंसिटी, या वर्ड हम यहां लगा देते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन ऑल द वेवलेंथ। तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन या सन का आपने देखा, ये देखो सन का मेरे सामने है बच्चों, ये सन का स्पेक्ट्रम है। अब आपको करना क्या है कि हर वेवलेंथ के लिए, देखो तो विजिबल लाइट्स आपको दिखाई दे रही है ना, कि हर वेवलेंथ के लिए आपकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये देखो ये कर्व आया ना विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। और अगर हम सन, आपको पता है कि सन तो आपका इंफ्रारेड से लेके, विजिबल से लेके अल्ट्रावायलेट तक हर वेवलेंथ इमिट करता है। तो लेकिन वो कितनी एनर्जी डेंसिटी सबके साथ करता है, तो ये देखो ये आपके सामने है ना, ये आपका सन का स्पेक्ट्रम है बच्चों पूरा। तो इसी को मैं बोर्ड पे प्लॉट करूंगा, लेकिन सन का एक टेम्परेचर है, तो ये जो कर्व है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, यानी जैसे टंगस्टन बल्ब था, अगर टंगस्टन बल्ब के अंदर टेम्परेचर अलग होता है तो उसका स्पेक्ट्रम अलग आएगा, लेकिन नेचर वैसी आएगी, हाइट अलग अलग आएंगी। तो वही हम एक बार देखते हैं। तो सेम मैं इसी कर्व को यहाँ प्लॉट करता हूं कि वी आर गेटिंग द एनर्जी डेंसिटी एट एवरी वेवलेंथ। ये देखो बच्चों, हम पीक आएगी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे तो हमारी पीक आएगी, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस स्पेक्ट्रम, दिस इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वी आर गेटिंग द एनर्जी डेंसिटी एट एवरी लैम्डा, एट एवरी लैम्डा वी आर गेटिंग द ई। यही तो कंटिन्यूअस आपका था। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि लाइन ऐसे है, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन के अंदर आपने क्या किया था, हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम कैसा आता था बच्चों? हाइड्रोजन के केस में क्या, अगर हम प्लॉट करें फॉर हाइड्रोजन, अगर हम फॉर हाइड्रोजन यही प्लॉट करें, हाइड्रोजन हम एनर्जी डेंसिटी प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो आपका क्या आएगा? एट सर्टेन लैम्डाज वी आर गेटिंग ई, एट सर्टेन लैम्डाज। ये देखो, इसी को तो हम बोलेंगे दैट इज योर लाइन स्पेक्ट्रम एंड दैट इज योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब यहां पे आओ बच्चों, सो एट एवरी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग द एनर्जी डेंसिटी। अब क्वेश्चन यही आया, देखो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल कर्व एट सर्टेन टेम्परेचर टी, एट सर्टेन टेम्परेचर टी, ठीक है। सपोज यूर टी इज इंक्रीज, सपोज इट इज एट T1, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, देन दिस पीक हाइट शिफ्ट टुवर्ड द हायर फ्रीक्वेंसी। देखो हायर फ्रीक्वेंसी साइड है बच्चों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी साइड है, तो क्या है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा देन यूर पीक साइड, peak height shift toward the higher frequency. This is at some temperature T2, but T2 is greater than T1. ये क्लियर है? तो यहां पे देखो T2 से हाइट मेरी चेंज हुई, नेचर स्पेक्ट्रम की वैसी ही थी। नेचर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये बच्चों एक ये फंक्शन तो बढ़ेगा ना। अब आपका ये जो E जो एनर्जी डेंसिटी है, यानी अब एनर्जी डेंसिटी को अब हम एक बार इसको नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। जो आपका एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय E न्यू डी न्यू। इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? तो ये कोई एनर्जी की यूनिट है, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ई न्यू डी न्यू है, अब ई न्यू डी न्यू किस पे आया आपका? वाई एक्सिस पे क्या आपका ई न्यू डी न्यू है? ई न्यू डी न्यू, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। ई न्यू डी न्यू मस्ट बी ए सम फंक्शन ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी एंड टी टेम्परेचर। लेट्स हम एक बार एक ही कर्व की बात करें, तो एक जो कर्व है उसका टेम्परेचर T है बच्चों स्पेसिफिक। सो ई न्यू डी न्यू must be a sum function of E nu d nu must be a sum function mathematical function of nu and t। यानी देखो ये फंक्शन समझते हो। अब यहां से आपको पता चलेगा कि फिजिक्स का मेन मोटिव क्या है। दिस इज यूर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। Now we have to find out the mathematical relation. Mathematical means this E nu d nu must be a sum function of nu.
जैसे आपने प्लॉटिंग की है ना, एक्स स्क्वायर को प्लॉट करो, ई रेज टू पावर एक्स को प्लॉट करो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को प्लॉट करो, तो प्लॉट अलग अलग आएंगे ना। तो अब इसके अंदर हम ऐसी क्वांटिटीज लाएं कि हमारा जो थ्योरेटिकल प्लॉट है, देखो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, ये एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, ये हमने अपनी मर्जी से प्लॉट नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया कि हर न्यू पे एनर्जी कितनी है। लेकिन अब हमें थ्योरी, अब बात यहाँ पे आएगी थ्योरी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करें, ऐसे लॉज बनाएं, ऐसे इक्वेशन आए कि मेरा ये फॉर्मूला आ जाए ई न्यू डी न्यू इन टर्म्स ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन, कुछ एक्सपोनेंशियल आ जाए, कुछ स्क्वायर आ जाए, कुछ प्रोपोर्शनलिटी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कांस्टेंट आए और कुछ आपका न्यू भी आए और टी भी आए, ताकि हम उसको मैथमेटिकली प्लॉट कर पाए, उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल प्लॉटिंग। तो थ्योरेटिकल प्लॉटिंग और एक्सपेरिमेंटल प्लॉटिंग दोनों आपकी अगर सेम होंगी तो जो थ्योरी में हम मानेंगे बच्चों वो आपके सही ऑब्जर्वेशन होगी या सही थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन होगी। क्लियर है? तो अब हम इसी में यही हम चीज करेंगे कि मैथमेटिकली, अब क्लासिकल फिजिक्स जब चली, ऐसा नहीं है क्लासिकल फिजिक्स तो बहुत लंबे टाइम चली बच्चों, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स जो है इसको एग्जैक्टली कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ अटेम्प्ट हुए, रेले ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो एक्सप्लेन कर भी पाए, बट ओनली द लिमिटेड पोर्शन ऑफ दिस कर्व। लिमिटेड पोर्शन क्या किया, देखो रेले assumed that inside the black body, because this is your black body, inside the black body, because this black body is emitting the radiation। अभी अगर रेडिएशन छोड़ रही है बच्चों तो रेडिएशन तो इसके अंदर भी है ना, तो अब अगर इसके अंदर रेडिएशन है तो देखो अंदर ऐसे रेडिएशन होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो यहाँ पे देखो यहाँ रेडिएशंस की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। रेडिएशन एक वेव तो है ही, अगर ये वेव है, आपको पता है कि अगर ये वेव है तो यहाँ वेव ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी, तो यहाँ क्या बनेंगी आपकी स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स अगर बनेगी तो कुछ ही स्टैंडिंग वेव यहाँ पॉसिबल होंगी, तो हम उसको नाम दे सकते हैं कि रेले एज्यूम्ड दैट द नंबर ऑफ मोड्स, दैट देयर आर सम सर्टेन मोड्स आर अवेलेबल ओनली इन दिस कैविटी। Rayleigh assumed that there are a certain number of modes of radiation, यानी यहाँ पे कुछ ही मोड्स पॉसिबल हैं जिसको हम नाम क्या देंगे, there are some certain standing waves। तो आप ये स्टैंडिंग वेव्स हैं, और ये स्टैंडिंग वेव तो बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स से हम निकाल सकते हैं, और ये बहुत लोगों ने निकाली, तो रेले ने एज इट इज वो यूज की और उनको नाम क्या दिया हमने कि सर्टेन मोड्स डिपेंड्स अपॉन योर फ्रीक्वेंसी एज पर दिस रिलेशन 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब। दीज आर द नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है, इन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैविटी। क्लियर? अब नंबर ऑफ मोड्स आ गए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स अवेलेबल हैं तब उसने माना कि ईच मोड, every mode means every mode is vibrating with the frequency nu, so it must be having some kind of energy and the energy depends upon the temperature। तो वहां पे जो उसने एवरेज एनर्जी निकाली, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मोड, ये देखो हम एवरेज से ऐसे डिनोट करेंगे, एवरेज एनर्जी इन ईच मोड उसने जो निकाली वो निकाली आपकी kT। ये जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने यही किया ना, वेयर T इज द टेम्परेचर, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको पता ही है। तो अब मुझे बताओ, आपके नंबर ऑफ मोड्स इतने हैं, आपकी एनर्जी हर मोड में इतनी है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, देन ई न्यू डी न्यू, अभी मैथमेटिकल फंक्शन आएगा ना, ई न्यू डी न्यू वुड बी 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब KT। ठीक है, ये आपकी आई एनर्जी डेंसिटी। और जब इस एनर्जी डेंसिटी को प्लॉट किया गया फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी, देखो ये फंक्शन टी कांस्टेंट है एक कर्व के लिए, सी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो ये ऑटोमेटिक न्यू का फंक्शन आया ना, कैसा फंक्शन आया, स्क्वायर। अब ये देखो, जैसे ये देखो बच्चों, ये आपका फंक्शन आया, देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपकी आई रेले की, ये एक्सप्लेनेशन आई रेले की। रेले ने ये प्लॉट को देखो, इस पोर्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, इस पोर्शन को एक्सप्लेन किया, इस पोर्शन को, लेकिन जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाने लगी, देखो इस साइड बढ़ रही है ना, तो आपका ये जो एनर्जी डेंसिटी है एज
nu tends to infinity, then your energy density would tends to infinity. तो एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होगी, तो हाई के केस में देखो हम इससे ज़्यादा फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये इसकी लिमिटेशन आई रेले की. सो इट मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डेंसिटी वेरिएशन. अब इसमें चेंज क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द रेले, your energy density E nu d nu is equal to 8 pi number of modes. These are the number of modes and energy in each mode is kT. Okay, so we are getting this variation mathematical. देखो अब कुछ तो मैथमेटिकल आया बच्चों इसमें. अब बात आई रेले के बाद और लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट किया, जैसे वीन्स है, वीन्स ने भी अटेम्प्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पीक है ना, पीक, दिस पीक, सपोज दिस इज द मैक्सिमम हाइट एट पर्टिकुलर लैम्डा, ठीक है, बट दिस पीक, अब ये पीक जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है ना बच्चों, तो यहां से एक लॉ आया, एक्सपेरिमेंटल लॉ, दिस लैम्डा एम सपोज एट एनी टेम्परेचर टी, नाउ लैम्डा एम टी इज कांस्टेंट. ये जो आया इसको हम बोलते हैं वीन्स लॉ. ये आपका क्या है? वीन्स लॉ. वीन्स ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट वीन्स कुड एक्सप्लेन ओनली फॉर दिस साइड ऑफ द कर्व. देखो यहां के लिए ये वीन्स ने एक्सप्लेन किया, ये रेले ने एक्सप्लेन किया, लेकिन देखो बच्चे एक्सप्लेनेशन जो है लिमिटेड तो नहीं हो सकती ना. वो तो एक सच जो आएगा, बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स का जो सच आएगा वो ऐसा होगा कि आपका पूरा जो ऑब्जर्वेशन है, पूरा जो कर्व है वो एक्सप्लेन हो जाए. अब यहीं पे देखो, यहां से अब बच्चे हम आगे अराउंड इन 1900 यहाँ पे थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी चेंज होगा, एंड दिस रिवोल्यूशनरी चेंज वाज मेड बाय मैक्स प्लांक. अब मैक्स प्लांक ने इसके अंदर क्या चेंज किया? अब देखो चेंज ही तो करेंगे, ऐसा नहीं है. मैक्स प्लांक ने इस कर्व को देखा, उसने जो अर्लियर जो थ्योरीज है उनको देखा, और उसने अपनी तरफ से सोचा कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस एंटायर नेचर ऑफ द कर्व. तो उसने बच्चों यहां थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया. देखो थोड़ा सा ही, क्या मॉडिफिकेशन किया? आर्बिट्ररी वे में. उसको नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बस उसको तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना था. तो प्लैंक्स ने क्या, देखो प्लैंक्स ने कुछ नया नहीं बताया. प्लैंक्स ने वही कहा कि दिस ब्लैक बॉडी, ये देखो वही, दिस ब्लैक बॉडी दिस ब्लैक बॉडी कंटेन्स मेनी नंबर ऑफ मोड्स, जिसको हमने नाम दिया स्टैंडिंग वेव्स. तो उसी को स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है ना. तो यहाँ पे नाम बच्चों देखो थोड़ा सा बस, कि दिस कैविटी, दिस ब्लैक बॉडीज हैव मेनी हार्मोनिक ऑसिलेटर, मेनी हार्मोनिक ऑसिलेटर. और वो कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं? These are the number of harmonic oscillator, ठीक है. And every harmonic oscillator is oscillating with the frequency nu, सब nu के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों. अब जो रेले ने एज्यूम किया था कि each harmonic oscillator may radiate any amount of energy, उसने कहा कि वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, that depend upon the temperature T. थोड़ा सा यहाँ, बस यहाँ पे देखो, ये सबसे जरूरी स्टेप है बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स का, सबसे जरूरी. इसको फील करने की कोशिश करो. रेले ने, प्लैंक्स ने क्या एज्यूम किया? प्लैंक्स एज्यूम दैट दिस कैविटी, दिस ब्लैक बॉडी हैव मेनी हार्मोनिक ऑसिलेटर. हाउ मेनी नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर? दीज आर द नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. एवरी हार्मोनिक ऑसिलेटर इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन एनर्जी. अब यहाँ पे जो बोला ना कि एवरी हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी न्यू cannot radiate all energies. देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है. प्लैंक्स ने क्या बोला? प्लैंक्स ने क्या एज्यूम किया? प्लैंक्स ने एज्यूम किया कि एवरी हार्मोनिक ऑसिलेटर इज producing only certain amount of energy, certain, all नहीं, certain, and the amount of energy radiated by the each harmonic oscillator is in an integral multiple of some constant and nu. ये देखो every, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देखो यहाँ पे Planck assumed that this black body have many harmonic oscillators, ठीक है, बहुत सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, and each harmonic oscillator is
वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की। बट अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर is having the discrete amount of energies, not all energies। अब यहाँ पे सारी एनर्जी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी एनर्जी क्या हो सकती है? इट मे वाइब्रेट विद द जीरो एनर्जी, इट मे वाइब्रेट विद द h न्यू एनर्जी, 2h न्यू एनर्जी, 3h न्यू एनर्जी एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे आपका क्या है? n इज द नंबर, h इज द कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। बस यही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। देखो उसको नहीं पता कि ये क्या चीज है। अगर कोई उससे पूछ लिया, उस टाइम पे पूछा बहुत लोगों ने कि बताओ आप ये क्यों लिख रहे हो, तो उसने कहा कि एक बार हम इसको देखें कि क्या हमारे इससे रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो रिजल्ट अगर आ जाए तो इसकी स्टोरी बाद में चलेगी, लेकिन ये अभी हम आर्बिट्रेरी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसने बड़े आर्बिट्रेरी वे में लिखा कि ऑल एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल, सर्टेन एनर्जीज आर पॉसिबल। अब इसमें हुआ क्या बच्चों? अब इस केस में हुआ क्या? जैसे अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, आपके दो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर इस फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो क्या होगा? ये देखो यहाँ पे सेपरेशन, ये देखो ये होगा ना, ये आपका क्या है? h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसमें क्या होगा? ये देखो h न्यू, 2h न्यू, ये देखो h न्यू, 2h न्यू। वी आर कंसिडरिंग द टू हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक की फ्रीक्वेंसी आपका न्यू है, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये न्यू इससे बड़ी है, तो यहाँ पे देखो स्पेसिंग इस केस में ज्यादा होगी, यहाँ स्पेसिंग कम होगी। एनर्जी की स्पेसिंग है बच्चों। लेकिन यही डिफरेंस था, रेले ने एज्यूम किया था कि ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर हैविंग द सेम एनर्जी एंड कंटिन्यूअस एनर्जी। लेकिन प्लैंक्स ने क्या एज्यूम किया? ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर हैविंग सर्टेन एनर्जीज, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। तो अब यहाँ बात आई कि फिर अब हमें निकालनी पड़ेगी। देखो नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर तो उतने ही है, वो हमने चेंज नहीं किए, सिर्फ अब चेंज किस में होगा? एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो ना, अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर तो अलग एनर्जी है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर तो अलग एनर्जी है, तो यहाँ से अब उसने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हेल्प से निकाली बच्चों एवरेज एनर्जी इन ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। और वो क्या आती है? वो देखो जो एवरेज एनर्जी है बच्चों ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से निकाली जब एज्यूम करके इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो यहाँ पे आई वो h न्यू बाय e रेज्ड टू दी पावर h न्यू बाय kt माइनस 1। दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे देखो h, अभी तक कोई h की वैल्यू नहीं आई है, अब देखना h की वैल्यू कहाँ आएगी। बस ये एक्सप्रेशन आया है, जो अगर किसी बच्चे को एक्सप्रेशन कैसे आया वो भी देखना है तो वो मैं अलग से आपको बता सकता हूँ बच्चों, इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन है बस। ठीक है, लेकिन आप ये मानो हाँ ये आ गई। और ये एक्सप्रेशन आपने पिछली क्लास में जो सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर में आपने निकाला होगा बच्चों प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अंदर। तो अभी तो हम ब्रीफ कर रहे हैं, उस स्टोरी को हम समझना चाह रहे हैं कि वो डिस्क्रीटनेस कहाँ वर्ड आया था। ठीक है, तो ये आपकी आई एवरेज एनर्जी। तो मुझे बताओ अभी ई न्यू डी न्यू क्या हो जाएगा? अभी ई न्यू डी न्यू, ई न्यू डी न्यू इज एनर्जी डेंसिटी। नंबर ऑफ मोड्स कितने आपके? 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब एंड द एवरेज एनर्जी इन ईच मोड क्या आपकी? h न्यू बाय e h न्यू बाय kt माइनस 1 एंड फॉर d न्यू दिस वुड बी द एनर्जी डेंसिटी। सो तो आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? e न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर c क्यूब h न्यू बाय e रेज टू दी पावर h न्यू बाय kt माइनस 1। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। है देखो ये एनर्जी डेंसिटी आई। यहाँ पे देखो न्यू तो एक फंक्शन, न्यू तो एक वेरिएबल है ही आपका एक्स एक्सिस पे, c कांस्टेंट है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू है ही, t टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों एक कर्व के लिए। अब हम बात करते हैं एक सिंगल कर्व की, हम एक ही कर्व लेते हैं। अब देखो अब बात इंपॉर्टेंट है कि h की वैल्यू कैसे आई। h की वैल्यू, एक कर्व को मैंने लिया एक्सपेरिमेंटल कर्व को, थ्योरेटिकल कर्व को जब मैंने प्लॉट करके देखा तो नेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही आया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसा ही आया। तो अब इसमें t मैंने जैसे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रख दी, k कांस्टेंट है, ये आपको पता है बच्चों, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो h की वैल्यू मैं वो चूज करूं
वो वैल्यू चूज करूं कि जो मेरा एग्जैक्ट, देखो दिस इज द थ्योरेटिकल कर्व, यहां पे थ्योरेटिकल कर्व आएगा एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल कर्व। जब ये दोनों कर्व अगर मैच हो जाएं तो वहां जो h की वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली। नाउ वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ h in such a manner when this theoretical curve exactly fit on the experimental curve। और वो जो h की वैल्यू आई बच्चों वो तो आपको पता ही है, वो वही h की वैल्यू आई, h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ जो फील करने की जो बात है, देखो इंपॉर्टेंट वही है, इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग। अब यहां हमने क्या किया, इसको प्लैंक्स एज्यूम दैट देयर आर मेनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, और ये तो पहले रेले ने एज्यूम भी किया था। फर्क क्या था, एनर्जी इन ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस, ऑल एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल। बस यही है बच्चों, ऑल एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल। तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस रिलेशन। नाउ दिस रिलेशन में बी नेम्ड एज ए क्वांटम, दिस इज द क्वांटम ऑफ रेडिएशन। यहां पे रेडिएशन है ना, ये क्वांटम ऑफ रेडिएशन, और एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन क्या है, एच न्यू। ये देखो, यानी ये क्या कि रेडिएशन आपकी वो जो पैकेट्स के फॉर्म में है, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड सो ऑन। ये बात क्लियर है बच्चों। तो यहां बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो प्लैंक्स ने एज्यूम की। इसके एज्यूम करते ही आपकी क्या आ गई, पूरी जो एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्ट थ्योरेटिकल कर्व, बिल्कुल जो आपका थ्योरेटिकल कर्व है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व पे एग्जैक्ट फिट हो गया, एंड वी कुड एक्सप्लेन दिस एंटायर नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये बात क्लियर है बच्चों। तो यहां पे ये याद रखोगे ना, एनर्जी इन ऑल द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर नॉट कंटिन्यूअस, इट हैव डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। ठीक है बच्चों। अब इसी कंसेप्ट से, अब इसी से एक चीज देखो, यहाँ पे तो रेडिएशन की बात आई, फिर साथ में और भी एक्सपेरिमेंट आपके चल रहे थे, जैसे उसके साथ में, क्योंकि अब डेवलपमेंट और चलेगी ना। प्लैंक्स ने ये 1900 में दिया, लेकिन ये आप कह सकते हो कि इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट स्टेप यही है, E इज इक्वल टू NH न्यू, और एक आपका पैकेट क्या होगा, H न्यू। और यहां हमने क्या किया, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर हाउ मैटर इंटरेक्ट्स विद द रेडिएशन, नहीं हाउ मैटर इंटरेक्ट्स विद द रेडिएशन, ये इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड रेडिएशन हमने की। क्लियर है बच्चों। तो अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बिल्कुल सेम चीज। एक लाइन आई है कि प्लैंक्स ने क्या एज्यूम किया, अब इसके बाद कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, कैसे फोटोन वो बनेगा। अभी फोटोन नाम नहीं आया है, अभी तो नाम आपका है क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो अब हम उसमें करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।